जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे एक अलग विषय पर जो आमतौर पर सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भारत देश की अदालतें हमें माफ़ कर देंगी इस शर्त पर कि हमें भारतीय कानून नहीं पता है। अब सवाल यह है कि सचमुच अदालतें माफ़ कर देंगी कि नहीं माफ़ कर देंगी। इसका उत्तर वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि अदालत किस शर्त पर माफ़ करेंगी। तब तक आप सबको यह बताना चाहूँगा कि क्या अदालत की अवधारणाएं प्राचीन समय में थी या नहीं। दोस्तों, हमने यहाँ पे 3 टॉपिक लिया है। यदि आप भारतीय कानून नहीं जानते हैं तो भारतीय अदालत माफ़ कर सकती हैं या नहीं। इसके 3 डायमेंशन हैं। क्या भारतीय अदालत कानून को न जानने पर माफ़ कर सकती हैं या नहीं। नंबर दूसरा है कि अदालत की अवधारणा प्राचीन समय में थी। नंबर 3 है अदालतों के मकसद क्या। सवाल यह है कि सचमुच अदालतें माफ़ कर देंगी। इसका उत्तर वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि अदालत किस शर्त पर माफ़ करेंगी। तब तक आप सबको यह बताना चाहूँगा कि क्या अदालत की अवधारणाएं प्राचीन समय में थी, प्राचीन समय में भी था। फिर उसके बाद अपने मेन प्रश्न की ओर लौटेंगे कि क्या अदालतें सचमुच में माफ़ कर देंगी कि इस शर्त पर कि हमें कानून नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न को कि क्या प्राचीन समय में अदालत की अवधारणाएं थी। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन समय में अदालतों की अवधारणा थी। उस समय राजा को ही सर्वोच्च न्यायाधीश और अंतिम अदालत माना जाता था। लेकिन विभिन्न प्रकारों की अदालतें और पंचायती संस्थाएं भी थी जो विवादों को निपटारा करती थी। बात करते हैं कि प्राचीन अवधारणा कैसे माने। प्राचीन अवधारणाओं को हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक है वैदिक काल और दूसरा है पंचायती प्रणाली। वैदिक काल में हम देखेंगे, वैदिक काल में वरुण देवता वैदिक काल में वरुण देवता को न्याय व्यवस्था का देवता माना जाता था और राजा को इस व्यवस्था का संरक्षक समझा जाता था। पंचायती प्रणाली के तहत गांव के स्तर पर भी विवादों का निपटारा होता था, जिसे आज के लोक अदालत की तरह लोक अदालत जानते हैं। अगर बात करेंगे प्राचीन न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, तो विशेषताएं में देखेंगे बृहस्पति ने प्राचीन समय में न्याय व्यवस्था को 4 भागों में बांटे थे। नंबर 1 पे आता है प्रतिष्ठित न्याय प्रणाली। नंबर 2 आता है अप्रतिष्ठित। नंबर 3 होता है मुद्रित, जिसका मतलब होता है शाही मोहर वाली। नंबर 4 होता है राजा की अध्यक्षता वाली न्याय प्रणाली।
न्याय प्रणाली राजा की अध्यक्षता वाली अदालत होती थी, जिससे उस समय न्याय सुचारू रूप से किया जाता था। निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट होता है कि अदालत या न्याय की अवधारणा प्राचीन समय में न केवल मौजूद थी, बल्कि समाज की व्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, स्थान था, और समाज के साथ इसमें परिवर्तन और विकास भी हुआ है, और आज हम लोग जिसे अदालतों के रूप में जानते हैं उसका ही परिणाम है। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच अदालतें उन लोगों को माफ़ कर देंगी जिन्हें कानून नहीं पता है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अंग्रेजी में एक सूक्ति है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और जिसका मतलब होता है जो है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्जुसेट, जिसका मतलब होता है कानून की अज्ञानता बहाना नहीं है। अर्थात कानून की अज्ञानता किसी को भी माफ़ नहीं करती है। कानून की अज्ञानता किसी को भी माफ़ नहीं करती है। भारतीय कानूनों में यह प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय कानून को जाने और उसका पालन करे। पालन न करने पर जुर्माना या कठोर कारावास या दोनों से दंडित किया जाता है। अदालतें कुछ मामलों में यह देखती हैं कि किया गया कृत्य पहली बार है और सद्भावनापूर्वक है या नहीं, जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है। ऐसे मामलों में अदालतें कुछ छूट दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए ठोस सबूत और गवाह पेश अदालत के सामने करने होते हैं। अब देखते हैं कि अज्ञानता क्या होता है। जैसे अभी हमने बताया इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्जुकेट, जिसका मतलब होता है अज्ञानता बहाना नहीं बन सकती। तो अज्ञानता देखते हैं होता क्या है। अज्ञानता मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज्ञान या परिचय ना होना। जैसे किसी कानून के बारे में नहीं जानते हो, आप उस कानून से अज्ञान हैं, लेकिन अदालत यह मान करके चलती है कि आप उस कानून को जानते हैं। अज्ञानता कब बचाव हो सकती है, इससे एक क्वेश्चन निकलता है कि अज्ञानता कब बचाव हो सकती है। अज्ञानता कब बचाव हो सकती है। अज्ञानता कब बचाव हो सकती है। अज्ञानता नंबर एक होता है सरकारी अधिकारी। नंबर दो होता है जटिल कानून। सरकारी अधिकारी से मतलब ये होता है कि जब कभी सरकारी अधिकारी की गलत सलाह से कोई व्यक्ति विशेष द्वारा कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति अपने बचाव का हकदार होता है। जटिल कानून से तात्पर्य उस कानून से होता है कि जब कभी ऐसे व्यक्ति को ऐसे कानून को समझने में मुश्किल होती है जो इस स्थिति में बचाव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा वकील करना पड़ता है। जैसे कर कानून, आयकर, जीएसटी या कारपोरेट टैक्स संबंधित प्रावधानों से जो कई उपधाराओं से भरे पड़े रहते हैं, जो आम नागरिक को समझने में मुश्किल हो सकती है। दोस्तों, अज्ञानता के अगली श्रेणी में नंबर 2 क्वेश्चन उठता है कि अदालत से कब राहत मिल सकती है। अदालत से राहत दो बार में मिल सकती है। एक बार होता है पहली बार अपराध करने पर, नंबर दूसरा होता है सुलह समझौते के आधार पर अदालत से राहत मिल सकती है। पहली बार अपराध से तात्पर्य है कि जब कभी किसी आरोपी का इरादा अपराध करने का ना रहा हो और अपराध पहली बार हुई हो, तो अदालत सज़ा में राहत दे सकती है। और दूसरा नंबर होता है सुलह समझौता। सुलह समझौता से तात्पर्य है कि अदालतें राहत की श्रेणी में वादी और प्रतिवादी को आपसी सहमति से समझौते के आधार पर जल्द फैसला सुना देती हैं या केस को समाप्त कर देती हैं। अब नंबर तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि अदालत से कब माफ़ी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब आइए देखते हैं कि अदालत से माफ़ी मिलना कब मुश्किल हो जाता है। कि अदालत से कब माफ़ी मिलना मुश्किल हो जाता है। नंबर 1 पे आता है कि गंभीर अपराध भी अपराध होते हैं। जैसे गंभीर अपराध से तात्पर्य है कि अदालत ऐसे आरोपी को कभी माफ़
नहीं करती जो गंभीर अपराधों का आरोपी हो, जैसे हत्या का अपराधी, बलात्कार का अपराधी, आतंकवादी। नंबर 4 भ्रष्टाचार। ये सब अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। नंबर दूसरा देखते हैं, बार बार अपराध करने पर अदालत ऐसे आरोपी को भी राहत या माफ़ी नहीं देती जो पेशेवर अपराधी हो और वह बार बार अपराध करता रहे और अदालत के सामने माफ़ी मांगता रहे, तो अदालत ऐसे भी व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई करती है। नंबर 3 क्वेश्चन है, जानबूझकर अपराध करने पर। जानबूझकर अपराध से ऐसे तात्पर्य है कि व्यक्ति विशेष अपराधी की श्रेणी में आएंगे और हमें अदालत के द्वारा दंडित किया जाए, फिर भी वह जानबूझकर वह कृत्य को करता है और अदालत आरोपी को आरोपित करार करते हुए सजा देती है। अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में था कि अदालतों के मकसद क्या होते हैं। तो भारतीय अदालतों का मकसद सिर्फ एक शब्द में कहें तो इसका अर्थ होता है न्याय। न्याय से तात्पर्य होता है कि जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और आरोपी को सज़ा और सही दिशा में सुधार का एक मौका मिल सके। अदालतें माफ़ी या सज़ा को कम करने का फैसला सबूत और गवाह और कानून के अंतर्गत देती हैं। अपने अंतिम प्रश्न की उत्तर देखते हैं कि अदालतों के मकसद क्या हैं। भारतीय अदालतों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में कहे तो इसका मकसद होता है न्याय। न्याय से तात्पर्य है कि पीड़ितों को न्याय मिल सके और आरोपी को दंडित किया जा सके और दंडित इस दिशा में किया जा सके कि सुधार का भी गुंजाइश हो, उसे एक मौका मिल सके। अदालती माफ़ी या सज़ा को कम करने का फैसला सबूत, गवाह और कानून के मद्देनज़र करते हैं। अब मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, जिसमें यह देखेंगे कि भारत देश में अब तक कितने कानून बने हैं और कितने कानून लागू हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे प्रत्येक नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।